मेरे ख्याल से लोग भेदभाव वहाँ नहीं करते हैं जहाँ बात जान पर बनाती है। मतलब जो लोग जाति भेदभाव करते हैं वे अपने स्वार्थ और अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करते हैं। श्रम का विभाजन जन्म से तय होता है और जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। खेती, कारीगरी, पूजा पाठ, जाति आधारित हिंसा बढ़ती जा रही है। दलित और पिछड़े वर्ग सबसे अधिक शिकार बनते हैं। परंपरागत रूप से हिंदू जाति व्यवस्था में जुड़ा रहा है, जहां दलितों को अछूत माना गया। जाति कोई प्राकृतिक सच्चाई नहीं है, बल्कि यह मनुष्य द्वारा बनाई गई एक सामाजिक व्यवस्था है। अगर हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तभी जातिवाद सच में खत्म होगा। भारत समानता का देश कहा जाता है, लेकिन क्या हकीकत में हर इंसान को बराबरी मिलती है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि ऊंच नीच भेदभाव, छोटा बड़ा। तो आइए समझते हैं धार्मिक भेदभाव का मतलब। आप सबको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं जो भी बातें कह रहा हूँ वो मेरी निजी राय नहीं है। यह सब मैं न्यूज़ रिपोर्ट, सार्वजनिक जानकारी और सोशल मीडिया में सामने आई बातों के आधार पर कह रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी धर्म या जाति के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है, ताकि समाज एक दूसरे को समझे और आपस में भाईचारा के साथ रहे। आइए टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, धार्मिक भेदभाव किसी व्यक्ति या किसी समूह के साथ सिर्फ इस आधार पर अलग व्यवहार करना कि वह किस धर्म को मानता है या किस धर्म में जन्मा है। यह भेदभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि कई बार यह कानून, नौकरी, आवास और अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं के जरिए भी सामने आता है। कई बार अलग अलग धर्मों, संप्रदायों या यहाँ तक कि किसी भी धर्म को न मानने वाले लोगों के साथ भी उनके विश्वासों के कारण समान अधिकार नहीं दिए जाते। यही स्थिति धार्मिक भेदभाव कहलाती है। धार्मिक भेदभाव का संबंध धार्मिक पूर्वग्रहण और धार्मिक उत्पीड़न से भी है। इतिहास में इसके सबसे खतरनाक रूप देखने को मिले हैं, जहाँ लोगों को केवल इसलिए मौत की सजा सुनाई गई क्योंकि उनकी मान्यता को विधर्मी माना गया। हालांकि हर जगह यह हिंसक के रूप में नहीं होता है, लेकिन कई बार हल्के दंड वाले कानून, सख्त नियम या पक्षपातपूर्ण नीतियां भी धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक भेदभाव का ही एक नरम रूप होता है। समय के साथ इस समस्या को समझने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे धर्मवाद या धार्मिक पक्षपात। लेकिन आज भी धार्मिक भेदभाव सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला और व्यापक शब्द बना हुआ है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जिस देशों का समाजों में धर्म की स्वतंत्रता संवैधानिक द्वारा दी गई है, वहाँ भी अल्पसंख्यक धर्मों के लोग कई बार भेदभाव महसूस करते हैं और अपनी चिंता जाहिर करते हैं। कानूनी दृष्टि से देखें तो कई बार धार्मिक भेदभाव उन नीतियों का परिणाम होता है जहाँ कानून द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र धार्मिक मामलों में जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि धार्मिक भेदभाव केवल आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि यह समानता, न्याय और मानव अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। आपको भारत को समझना है तो जाति व्यवस्था को समझना जरूरी है, क्योंकि यह व्यवस्था कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि 3000 साल से भी ज़्यादा समय तक इसने तय किया है समाज में किसके पास अधिकार होगा, किसे शिक्षा मिलेगी और कौन जमीन का मालिक होगा और कौन केवल सेवा करेगा। आज भी जाति व्यवस्था भारतीय समाज की नींव बनी हुई है, और यह केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में भी मौजूद है। जाति एक वंशानुगत सामाजिक पहचान बनाकर रखा गया है, जिसे बदला नहीं गया है। किसी व्यक्ति की जाति उसके जन्म से तय होती है। एक ही जाति के लोग आमतौर पर अपने समुदाय में ही विवाह करते हैं। भारतीय समाज में जातियों का एक स्पष्ट पदक्रम है, जिसमें कुछ जातियों को काफी ऊपर माना गया है और कुछ जातियों को नीचे। इन सबसे बाहर देखा जाए तो लोगों को सामाजिक जीवन से दूर रखा गया। आज़ादी के बाद संविधान ने जाति भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया और आरक्षण दिया, लेकिन इसके बावजूद हर साल 50,000 से अधिक जाति हिंसा मामले दर्ज होते हैं। मीडिया और संस्थाओं में ऊंची जातियों का वर्चस्व आज भी दिखता है। जाति केवल पहचान नहीं, बल्कि संपत्ति, शिक्षा और सत्ता तक पहुंच का संकेत भी है। सही रिपोर्ट वही है जिसमें हमलावर और पीड़ित दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि सामने लाई जाए। जाति पर रिपोर्टिंग समाज को बांटता नहीं, बल्कि छिपी असमानताओं को उजागर करता है। दूसरी तरफ हम चीन की बात करें तो तकनीकी और आर्थिक रूप से बहुत उन्नत और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो भारत जितना ही यह भारत के आसपास जनसंख्या वाला देश है, जहां 2023 के व्यू सर्वेक्षण में पाया गया कि देश के 93% लोगों ने किसी भी धार्मिक समूह या संगठन की सूचना नहीं दी है। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक 2021 के अनुमानों के अनुसार
किसी भी धार्मिक विश्वास का दावा करने वाले लोगों में 52.1% आबादी किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं। यहाँ लोग धर्म या जाति से ज़्यादा देश की एकता को महत्व देते हैं। आपको एक हैरान करने वाला जानकारी बताता हूँ। नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल 1,46,01,147 यूनिट रक्त एकत्र किए हैं। यह आंकड़ा भारत की वार्षिक आवश्यकताओं के 1.46 करोड़ यूनिट से अधिक है। सरकार के अनुसार यह मात्रा वर्ष 2023 में एकत्र किए गए रक्त, जो कि 1,26,95,363 यूनिट थी, उसकी तुलना में लगभग 15% अधिक है। यानी देश में रक्तदान की स्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार देखने को मिला है। सरकार ने यह भी बताया कि भारत में होने वाला कुल रक्तदान में से लगभग 70% रक्तदान अपनी इच्छा से दिए गए हैं, जबकि शेष 30% रक्तदान मरीज के परिवार के सदस्यों या दोस्तों द्वारा किसी विशेष जरूरत के समय किया जाता है। दोस्तों, इतने बड़े पैमाने पे रक्तदान किया गया है, लेकिन ये गूगल का रिपोर्ट देखिए जिसमें बताया जा रहा है कि भारत में जाति के आधार पर रक्त लेने या देने का कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि भारतीय कानून और चिकित्सा दिशा निर्देश के अनुसार रक्त का कोई धर्म या जाति नहीं होता है। उसी तरह ChatGPT में सर्च किया तो उसका भी कहना है कि 2025 में कितने लोगों को खून की जरूरत पड़ी और उनमें से कितने लोगों ने जाति देखकर खून दिया या नहीं दिया। इसके बारे में कोई आधिकारिक सर्वे, आधिकारिक या विश्वसनीय डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ना तो सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा जारी किया और ना ही किसी स्वास्थ्य शोध या समाचार स्रोत ने इस प्रकार का विश्लेषण प्रकाशित किया है। मेरे ख्याल से लोग भेदभाव वहाँ नहीं करते हैं जहाँ बात जान पर बनाती है। मतलब जो लोग जाति भेदभाव करते हैं वे अपने स्वार्थ और अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करते हैं। भारत के संविधान के लेख 1948 का अनुच्छेद 9 समानता और न्याय की नींव रखता है। यह कहता है कि कोई भी राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी नागरिक पर केवल पहचान के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों, कुओं, सड़कों और संसाधनों पर सभी को समान अधिकार मिलेगा। साथ ही राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है ताकि वास्तविक समानता सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार अनुच्छेद 9 गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करता है, जिसे देख और राज्यों में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार मिले। देखा जाए तो वर्तमान भारतीय समाज कई जाति सामाजिक इकाइयों से मिलकर बना है। श्रम का विभाजन जन्म से तय होता है और जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। खेती, कारीगरी, पूजा पाठ और व्यापार जाति समूहों पर आधारित रहे हैं। हर जाति की एक सामाजिक मर्यादा बना दिया गया जो उच्च नीच के क्रम से तय होती है। यह विश्वास किया जाता है कि जाति ईश्वर द्वारा निर्धारित है। एक गांव की जातियां एक बड़े क्षेत्र में फैली होती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बदलने पर उसकी जाति मर्यादा नहीं बदलती। जातियां उपजातियों में बटी होती हैं और गोत्र व्यवस्था विवाह को नियंत्रित करती है। उपजातियों और उनकी शाखाओं में भी उच्च नीच का क्रम मौजूद रहता है। उसी तरह समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक यह अधिकार दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, अस्पृश्यता की समाप्ति और उपाधियों का अंत इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अर्थ एकरूपता नहीं बल्कि निष्पक्ष व्यवहार है। धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने धर्म विश्वासों को माने ना माने, बदले या सार्वजनिक रूप से उसका पालन करे। इसमें आस्था, अभ्यास और पूजा की स्वतंत्रता शामिल है। राज्य को सभी धर्मों से समान दूरी रखनी चाहिए। यदि कोई भी धर्म की धार्मिक प्रथा कानून का उल्लंघन करती है तो उस पर सवाल उठता है। धर्म की स्वतंत्रता, सम्मान, समानता और मानव गरिमा का आधार है। कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर हों। कानून सभी की समान रक्षा करे और किसी को विशेष लाभ न दे। यह सिद्धांत गुलामी और राजशाही के विपरीत है। मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि सभी लोग बिना भेदभाव समान सुरक्षा के हकदार हैं। दोस्तों, आज़ादी के समय लोगों को उम्मीद थी कि जातिवाद खत्म होगा, लेकिन आज जाति आधारित हिंसा बढ़ती जा रही है। दलित और पिछड़े वर्ग सबसे अधिक शिकार बनते हैं। संस्थाओं की चुप्पी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। सच बोलना मुश्किल होता जा रहा है और देखा जाए तो बराबरी के सपने खतरे में हैं। राजनीतिक में नेता जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। कानून का दुरुपयोग होता है। समाज में नफरत बढ़ती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। जनता को सवाल पूछकर बराबरी और न्याय के पक्ष में खड़ा होना होगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार देखें तो 2023 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 57,000 से अधिक अपराध दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध भी बड़ी संख्या में दर्ज हुए। यह रिपोर्ट दिखाती है कि संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद जातिगत भेदभाव एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिससे दुनिया भर में लगभग 26 करोड़ लोग प्रभावित हैं और इनमें से अधिकांश लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं। जातिगत भेदभाव का मतलब है
कि समाज लोगों को जन्म के आधार पर ऊंचे और नीचे वर्गों में बांट देता है। इस व्यवस्था में सबसे नीचे रखे गए लोगों को हीन और दूसरों को दूषित करने वाला माना जाता है। इन्हें आमतौर पर सार्वजनिक व निजी जीवन के कई क्षेत्रों में भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है। दक्षिण एशिया में इन लोगों को अक्सर दलित कहा जाता है। दलितों से जबरन सबसे गंदे, खतरनाक और कम सम्मान वाले काम कराए जाते हैं। कई दलितों को तो मजबूरी में बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम करना पड़ता है। राज्य और गैर राज्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले सामाजिक बहिष्कार के कारण उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जमीन और सरकारी योजना तक पहुंच बहुत सीमित हो जाती है। दलित घोर गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हैं। दलितों को अक्सर निर्णय लेने के प्रक्रियाओं, सार्वजनिक जीवन और नागरिक भागीदारी से बाहर रखा जाता है। कई देशों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कानून तो मौजूद हैं, लेकिन कानून को सही ढंग से पालन न होना, न्याय व्यवस्था की कमजोरियां और जातिगत सोच के कारण दलितों को वास्तविक सुरक्षा नहीं मिल पाती। कुछ देशों में नई नीतियां और कानून बनाए गए, फिर भी जाति से प्रभावित सभी देशों में यह समस्या आज भी बनी हुई है। अब तक जो भी प्रगति हुई है वह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में दलित नागरिक समाज संघर्षों का नतीजा है। इन संगठनों ने इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क जैसे मंचों के माध्यम से जातिगत भेदभाव को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकार मुद्दा बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज संयुक्त राष्ट्र और यूरोप संघ की संस्थाएं भी इन विषयों पर लगातार ध्यान दे रही है। जातिगत विभाजन केवल किसी एक देश या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है। दक्षिण एशिया में यह परंपरागत रूप से हिंदू जाति व्यवस्था में जुड़ा रहा है, जहां दलितों को अछूत माना गया, लेकिन समय के साथ भेदभाव ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम और सिख समुदायों में भी फैल गया। इसके अलावा यह समस्या अफ्रीका, एशिया के अन्य हिस्सों में, मध्य पूर्व प्रशांत क्षेत्र और प्रवासी समुदायों में भी देखने को मिलती है। यह पूरी स्थिति साफ दिखाती है कि जातिगत भेदभाव मानव गरिमा और समानता के खिलाफ है और इसे खत्म करने के लिए समाज, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास करना बेहद जरूरी है। जातिवाद भारत की सबसे गहरी और पुरानी सामाजिक समस्याओं में से एक है। यह समस्या केवल कानून या सरकार से नहीं जुड़ी, बल्कि हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई है। जातिवाद का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता, मेहनत या इंसानियत के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी जन्म से मिली जाति के आधार पर आंकना। यही सोच समाज को तोड़ती है, न कि जोड़ती है। जाति कोई प्राकृतिक सच्चाई नहीं है, बल्कि यह मनुष्य द्वारा बनाई गई एक सामाजिक व्यवस्था है। इतिहास में इसे श्रम विभाजन के नाम पर शुरू किया गया, लेकिन समय के साथ यह ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का रूप लेती चली गई। आज भी इसका असर शिक्षा, रोजगार, राजनीति, शादी ब्याह और रोजमर्रा के व्यवहारों में साफ दिखाई देता है। जातिवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी कदम है सोच में बदलाव। जब तक हम अपने मन में यह मानते रहेंगे कि कोई जाति ऊंची है और कोई नीची, तब तक कोई कानून हमें बराबरी नहीं दिला सकता। हमें यह समझना होगा कि सभी इंसान बराबर हैं और किसी की काबिलियत उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और मेहनत से तय होती है। महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज को बदलने की ताकत है। स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि जातिवाद क्या है, यह कैसे पैदा हुआ और इसने समाज को कितना नुकसान पहुंचाया है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे समाज सुधारकों के विचारों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना चाहिए। भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कई कानून मौजूद हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब उसका सही ढंग से पालन नहीं होता है। पीड़ित को न्याय तभी मिलेगा जब प्रशासन, पुलिस और न्याय व्यवस्था बिना किसी दबाव और पक्षपात के काम करे। समान अवसर और आर्थिक न्याय सदियों से वंचित वर्गों को शिक्षा, जमीन और संसाधनों से दूर रखा गया। ऐसे में आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्यायों की भरपाई का माध्यम है। राजनीति और मीडिया की भूमिका। राजनीति में जाति का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाता है, जो समाज को और बांटता है। वहीं मीडिया कई बार जातिगत मुद्दों को या तो दबा देता है या सनसनीखेज बनाकर पेश करता है। सबसे अहम हिस्सा है हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। अगर हम जातिवादी मजाक पर हंसते हैं, भेदभाव देखकर चुप रहते हैं या अपने फायदे के लिए जाति का सहारा लेते हैं, तो हम भी उसी समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। भारत का संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश देता है, लेकिन संविधान सिर्फ किताब में लिखा हुआ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन मूल्य है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जातिवाद कानून से नहीं, बल्कि इंसानियत से खत्म होगा। अगर हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तभी जातिवाद सच में खत्म होगा। याद रखिए, जातिवाद कोई कानून नहीं है जो किताबों में लिखा हो। जातिवाद एक सोच है और सोच बदली जा सकती है। जिस दिन हम किसी इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसके विचार, उसके मेहनत और इंसानियत से पहचानेंगे, उसी दिन असली आज़ादी शुरू होगी। अगर हम चुप रहें तो भेदभाव जिंदा रहेगा। अगर हमने सवाल उठाया तो बदलाव आएगा। संविधान हमें बराबरी का हक देती है, लेकिन उस हक को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज नहीं तो कल, पर बदलाव तभी आएगा जब मैं, आप और हम सब कहेंगे, जाति नहीं, इंसानियत सबसे ऊपर है।